नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं, मेजा के एक चिर परिचित चेहरे से, डॉक्टर अमरेश तिवारी सर जी से, जो कि मेजा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं और बीजेपी सिरसा मंडल के मंडल प्रभारी हैं। तो सर से आज हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपने परिचय दे ही दिया कि मैं फाउंडर डायरेक्टर मेजा पब्लिक स्कूल कहिए के रूप में काम तो 2006 से यहाँ कर रहा हूँ। पहला परिचय तो मेरा एक शिक्षक जीवन है, जिसे मैंने बड़े संघर्ष के साथ शुरुआत किया था। सच्चाई तो ये है कि मेरे 3 पीढ़ी को मैं अपने परिवार को जानता हूँ, कोई शिक्षक नहीं था। और जब पहली बार शिक्षक बनने की चाह रखा तो समाज उस विश्वास के साथ मुझे नहीं देखना चाह रहा था, जिस विश्वास से लोग एक शिक्षक को पर आते हैं। तो मुझे तो पहला एक शिक्षक के रूप में अपने आप को सिद्ध करना था, जिसे हमने सिद्ध भी किया और लोगों ने ये माना कि नहीं, अपने विषय के आप योग्य शिक्षक हैं। और आज समाज में कई हज़ार बच्चे इस समय नैनी से लेकर अब तक, शिक्षक जीवन की शुरुआत मेजा से नैनी हुई। नैनी में लगभग 6 साल तक शिक्षक जीवन व्यतीत किया और शिक्षक जीवन व्यतीत करने के बाद तब मेरे अंदर प्रेरणा आई कि मैं स्वयं का अपना एक ऐसा इंग्लिश मीडियम माध्यम का स्कूल डालूं जिससे मेजा के क्षेत्र के बच्चों को लाभ हो। सबसे बड़ी बात आपको जान के ये अच्छा लगेगा भाई साहब कि अक्सर लोग स्कूल डालते हैं तो वो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के नाम से डालते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे बाबा को लोग अधियारी कहते थे। आपको ये जान के लोग अधियारी क्यों कहते थे? क्योंकि जिस गांव सभा में हम हैं, जिस गांव सभा में विद्यालय खुला है, ग्राम सभा विसर्जन कला, आधे के वो खुद के काश्तकार थे और आधे जमीन के काश्तकार में पूरा गांव था। इसीलिए इस स्थान को अधियारी नगर हमने बना दिया। और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे, इसके बावजूद मैंने उनसे ज़्यादा वैल्यूएशन हमने अपने मेजा को दिया। इसीलिए अपने स्कूल का नाम हमने मेजा पब्लिक स्कूल रखा, क्योंकि मेरे लिए क्षेत्र पहले प्राथमिकता है, बाकी सब बाद में। अब मेरी पहचान एक शिक्षक से थी, समाजीकरण से थी, प्रयास लोगों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। इस पर मैं विश्वास रखता हूं और इसी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जीवन में। तो चलिए, ये तो हो गई आपके जीवन की बात। राजनीति में कदम क्यों रखा? देखिए, जब आदमी एक शैक्षिक जीवन से अपने आप को व्यतीत करता रहता है तो कुछ ऐसी समावेशी परिवेश जीवन में आते हैं जहाँ पे राजनीति का सहारा आवश्यक हो जाता है, राजनीतिक लोगों का सहारा आवश्यक हो जाता है। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे जब विद्यालय खोलने के बाद बहुत से ऐसे हमारे बीच में अभिभावक आए, से संपर्क होने शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होता हुआ देखा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सामाजिकरण और राजनीतिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत करें, कम से कम किसी न किसी एक लाचार, किसी न किसी एक कमज़ोर व्यक्ति की अगर मैंने सहायता कर दी और वो मेरी वजह से उसको न्याय मिला, तो मैं समझता हूँ कि वो उत्तम होगा और जीवन का एक और अच्छा सामाजिकरण होगा। तो राजनीति में कदम रखने का उद्देश्य मात्र यही था। राजनीति में हमने संगठन भारतीय जनता पार्टी को चुना। उसका विचार थोड़ा सा मेरे विचार से मिलता जुलता रहा है, क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि पहले खुद से बड़ा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसकी विचार है खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र को मानने वाला, राष्ट्र की सोच रखने वाला अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसकी प्रशंसा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और जहाँ पे हम अपने स्वेच्छा से, खुशी से भारत माता की जय बोल सकें, अपने आराध्य की जय बोल सकें, वहाँ पे कोई दिक्कत न महसूस हो, तो अच्छा लगा। इसीलिए इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए सर, आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की है और उसको बचाए रखने की है। तो चलिए, अगला मेरा जो प्रश्न है, आपने बताया कि आप एक शिक्षक रहे हैं, फिर आपको ज़रूरत महसूस हुई कि राजनीति का सहारा भी आपको लेना चाहिए। तो ये बताइए, आप शिक्षा और राजनीति दोनों से जुड़े हुए हैं, तो मेजा पब्लिक स्कूल, जो आपने इस क्षेत्र के नाम से ही मेजा पब्लिक स्कूल रख दिया, तो आप मेजा की शिक्षा और राजनीति को कहाँ तक ले जाने की सोच रहे हैं? देखिए भाई साहब, एक्चुअली क्या है कि मेजा पब्लिक स्कूल की स्थापना एक पब्लिक स्कूल, एक सामान्य किसान परिवार के लड़के के लिए
खड़ा करना आसान बात नहीं है, जिसमें हमारे छोटे भाई का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा। और आपको बता दें कि मैं नैनी में एक अच्छे कॉलेज, चाहे राम कुमार इंटरमीडिएट कॉलेज रहा हो, चाहे सुमन विद्या निकेतन रहा हो, वहाँ पे मैं एज द लेक्चरर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में पढ़ा रहा था। और मैं रविवार को अपने गांव में अपने परिवार से मिलने आता था। सोमवार को जब मैं सुबह यहाँ से नैनी के लिए बस पकड़ता था तो ओवरब्रिज आज बन गया भाई साहब, उस समय एक फाटक हुआ करता था। उस फाटक पर एक पुरानी सी पीली रंग की बस सेंट जॉन जैसे स्कूल की आती थी। वहाँ 4-6 बड़े आदमियों के बच्चे उसमें जाते थे और उस स्कूल में पढ़ने जाते थे। वहीं से मुझे लगा कि निश्चित रूप से अंग्रेजी का माध्यम जो हमको समस्या हुई भविष्य में यूनिवर्सिटी में, आगे चलकर बड़ी डिग्री के कॉलेजों में, तो निश्चित रूप से यहाँ के अभिभावक अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो इतना कमज़ोर हैं और इतनी उनके पास सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है कि वो हर गार्जियन सेंट जॉन बच्चे को भेज सके। तो उसका उद्देश्य मेरे मन में आया, तो क्यों ना हम एक ऐसा छोटा पब्लिक स्कूल एक डालें, अंग्रेजी माध्यम हो। कल्चर हमारा, हम आज भी अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग तो बताते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सुबह माता पिता का पैर छू के आइए। मैंने अंग्रेजी माध्यम तो पैदा किया हूँ, अंग्रेजी माध्यम देता हूँ बच्चों को, पर अंग्रेजियत पैदा नहीं करता हूँ। कल्चर हमारा संस्कृति है। आज भी मेरे बच्चे एक घोष बैंड बजाते हैं, जो अक्सर आप सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों में देखा करते होंगे, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं बजता है, लेकिन मेरा कल्चर वही है। कल्चर वही रखता हूँ, अपनी संस्कृति को नहीं भूलता हूँ। अपने माता पिता को वैल्यूएट करें, माध्यम अंग्रेजी रखें, जिससे भविष्य में वो जाएँ तो कहीं उनको असफलता ना मिले। इस उद्देश्य से हमने पहला स्कूल डाला यहाँ पे। लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि जब मैंने यहाँ पब्लिक स्कूल डाला था, मेरे लिए बड़ी कठिनाई हुआ था। उस कठिनाई के दौर में चारों तरफ केवल हिंदी माध्यम के स्कूल थे। किसी अभिभावक को मैं जाके परचेस करता था, भैया मेरे यहाँ आइए, विश्वास कीजिए मैं यहाँ पढ़ाया हूँ, अच्छा पढ़ाया हूँ, आपके बच्चे का भविष्य मेरे जिम्मेदारी है, वो अभिभावक कोई तैयार भी हो जाता था। तो आपको बता दूं कि दूसरे दिन हिंदी माध्यम वाले प्रबंधक जाके भड़का देते थे। वो अभिभावक मैं दूसरे दिन इंतजार करता रहता था, भाई साहब ये सच्चाई है, वो अभिभावक दूसरे दिन नहीं आता था। आपको बता दें, एक प्रश्न मेरे सामने और चौराहे पर समाज में काफ़ी बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा आप अंग्रेजी मीडियम से और उसमें कुछ हिंदी माध्यम के प्रबंधक भी थे। उन्होंने कहा बताइए, अगर आपको अंग्रेजी माध्यम से आप चालू कर रहे हैं, अगर आपको बच्चे नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? मैं बिल्डिंग बनवा लिए हैं तो आपको हिंदी मीडियम खोलना पड़ेगा। हम कहा बिल्कुल भाई साहब नहीं करूँगा। कहें तब क्या करेंगे उस कमरे में? हमने कहा भाई साहब हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाइयों के 11 बच्चे हैं। अभी दूसरे स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, उन्हीं 11 बच्चों को पढ़ा के अच्छा बना के चौराहे पे खड़ा करूँगा, तब तो अभिभावक मुझे अपना बच्चा देगा कि नहीं देगा। तो इस विश्वास के साथ, खुद पे विश्वास था, डाला। और मुझे इस बात खुशी है कि आज मेरे बाद आज सैकड़ों पब्लिक स्कूल इस मेजा क्षेत्र में खुल रहे हैं और कई बच्चों का इसको लाभ मिल रहा है। क्योंकि अगर ये न खुले होते तो अकेला मेजा पब्लिक स्कूल में इतना जगह नहीं कि मेजा के बच्चों को इतने से पूरे पढ़ा लेता। तो आज खुल गए हैं। मैं सारे विद्यालयों का, जितने भी खुलते आए हैं, मैं सबका स्वागत करता रहा हूँ। खासकर उन प्रबंधकों का और अच्छा स्वागत किया हूँ जो हिंदी माध्यम से फिर अंग्रेजी माध्यम पे आ गए, जो उस समय अभिभावकों को कहते थे कि बच्चा बर्बाद हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम से, अब आज वो अंग्रेजी माध्यम चला रहे हैं पीछे पीछे। तो इसलिए उनका भी मैं स्वागत करते हुए, और मेजा का क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें सामाजिककरण में। जहाँ तक आपने राजनीति की बात, उसी में जोड़ा एक बात को, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक स्तर में अपने आप को स्तंभ रखना चाहिए। एक नौजवान साथी हो, एक छोटा वाला बच्चा हो, उसको राजनीति की इतनी परिभाषा होनी चाहिए कि कौन से नेता अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन खुद को पहले देख रहे हैं और कौन राष्ट्र को पहले देख रहे हैं, इतनी उनकी समझ होनी चाहिए। ये समझ शुरुआती दौर से होनी चाहिए, जब खासकर उस समय तो जरूर हो जाना चाहिए बच्चे के अंदर, जब वो अपना पहला मतदान देने जा रहा हो, तो ऐसी सोच उसके अंदर आ जानी चाहिए। बाकी पहले उसको अपने आप को स्तंभ खड़ा करना चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और अगर उस जिम्मेदारी से मजबूत होता है तो समाज में सामाजिकरण के लिए समाज मजबूत हो, समावेश पैदा हो, सर्व समाज एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक चल सके, इसका समावेशित करने के लिए, इसका उद्देश्य फैलाने के लिए उसको समाज में आगे आकर अपना समय देना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही रहता है। सर, आपके विचार बड़े अच्छे लगे। एक प्रश्न मैं आपसे अवश्य पूछूंगा, क्योंकि आप क्या राजनीति में आपका रुझान बहुत ज़्यादा है, आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है और आपको एक मतलब आपको एक पद भी मिला है। तो एक क्वेश्चन जो मैंने किसी से भी नहीं पूछा, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने बच्चों को राजनीति के तरफ प्रेरित किया है? क्योंकि गार्जियन
कभी भी नहीं चाहता है कि उसका बच्चा राजनीति करे। कोई भी गार्जियन यह नहीं चाहता है कि उसका बच्चा मतलब नेता बने, नहीं, लीडर बिल्कुल बने। लेकिन हमें ये बताइए कि आप ये इस बात को किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज देंगे मेरे इस शो के माध्यम से दर्शकों को? नहीं, देखिए, कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नेता बने, क्योंकि वो दूर तक की परिस्थितियों को समझता है। मैं राजनीति से प्रेरित करने के लिए कि नहीं तुम नेता बनो, मंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, इस बात की चर्चा मैं नहीं करता हूं। लेकिन इस बात की चर्चा उन बच्चों से जरूर सामाजिक रूप से करता हूं कि जब तुम वयस्क हो जाओ, पहला वोटर हो जाओ, तो राजनीतिक समावेश में कौन सही है कौन गलत है, ये तुम्हें अपना कदम जरूर होना चाहिए। पहला उद्देश्य तुम्हारा, जो हम बच्चों को साफ कहते हैं, अगर तुम्हारा रुझान स्पोर्ट में है तो पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि इसको बच्चे को स्पोर्ट दिशा में ले जाइए। अगर इस बच्चे की रुझान वास्तव में राजनीति को ज़्यादा प्रेरित करती है तो फिर उस बच्चे को रोकिए भी नहीं। अगर बच्चे का एक टारगेट है कि नहीं मुझे IIT NIT ये सब निकालना है, तो पहले उसको सफल हो जाइए। बहुत से लोग, अब तो आप देख रहे होंगे, कई IAS PCS लोग रिटायर होके राजनीति में आ रहे हैं, वो BRS ले लिए हैं तब राजनीति में आ रहे हैं। तो सामाजिक सेवा आप BRS अपनी जॉब करके, अपने परिवार को मेंटेन करके, अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के बाद भी आप BRS लेकर आप राजनीति की सेवा कर सकते हैं। उसकी जरूरी नहीं कि आप शुरुआत से ही, यंग अवस्था से ही पूरा अपना समय जो है दे दें राजनीति में, ऐसा नहीं होता। जहाँ भी रहिए, हम कह रहे हैं हम एक जॉब कर रहे हैं, एक बच्चा एक अच्छे जगह जॉब पहुँच गया, वहाँ 4 लोग हैं, 4 लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो कम से कम वो 4 लोगों को बताएगा कि ना कि कौन सा उचित, किस तरह से आप चूज करेंगे कि ये हमारे लिए राष्ट्र के लिए अच्छा है, ये हमारे लिए राष्ट्र के लिए खराब है। तो वहाँ वो अपना मार्गदर्शन करे, अगर ये ज्ञान उसके अंदर पहले से अर्जित रहे तो हमारा एक सीधा सा फार्मूला है कि पहले जो है आप राष्ट्र की भावना, आप जरूरी नहीं है कि आप मंत्री बन जाएं या कोई नेता बन जाएं तभी आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। राष्ट्र की सेवा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कोई ईमानदार IAS PCS अधिकारी बन जाएं और वहाँ जाएं तो वहाँ गरीबों की मदद करें, वहाँ निम्न कोटि के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं। साथ ही साथ बाहरी रूप से मान लीजिए आप नहीं बोल सकते, लेकिन आंतरिक रूप से उस दल की ओर आपका रुझान जरूर हो जो दल वास्तव में राष्ट्र को पहले प्राथमिकता दे रहा हो। ये सोच सर ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं राजनीति जो है वो राष्ट्र चेतना पर आधारित होनी चाहिए, यानी राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए राजनीतिज्ञ के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो जहां काम कर रहा है। अगर उसके मन में ये चेतना है कि अगर यह हमारे देश के लिए सही है तो उस कदम को सपोर्ट करते हैं। सर एक अंतिम क्वेश्चन, हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन या कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए जो आपके जीवन के अनुभव से आए हों, या कोई ऐसा जो गार्जियन को आप कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो हमारे माध्यम से। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम को अब धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय दिया आपके चैनल में आके, और आप जो है एक शिक्षक भी हो चुके हैं, इसलिए भी आपको और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और एक अभिभावक को मेरा एक संदेश साफ तौर पे हमेशा रहता है कि हर व्यक्ति की विषम परिस्थितियां होती हैं। लोग कहते हैं कि गरीब थे, मजबूर थे, इसलिए बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। कभी भी गरीबी शिक्षा के आगे नहीं आती अगर अभिभावक और बच्चे में दोनों दृढ़ हो। क्योंकि एक लाइन मुझे याद आ जाती है, जब गरीबी की बात आती है लोग मजबूरी का नाम देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया। तो उसमें एक आ जाता है, गरीबी को बड़े नज़दीक से देखा है, गरीबी को हमने बड़े नज़दीक से देखा है। तो लोग कहते हैं कि जो है आपकी गरीबी हमारी मजबूरी बन गई इसलिए हमने अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो मेरा मानना है कि यदि आपको खुद को बेचना पड़े बच्चे को शिक्षा को लेकर, तो आप बच्चे को शिक्षा अवश्य दें। एक साथ साथ एक संदेश बच्चे के अंदर आप जरूर रखें। मैं जानता हूँ माता पिता बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत से अभिभावकों का ये कहना रहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं देख नहीं पाऊँगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ स्कूल पे छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा एक मानना है आप बच्चे से आप बिल्कुल अनपढ़ गंवार हों एक अभिभावक तो तौर पे आप शाम के वक्त 5 मिनट अपने बच्चे से ज़रूर बात कीजिए, अपने पास बैठाइए, उससे पूछिए बेटा आज दिन में पहले पीरियड में कौन मैम ने क्या पढ़ाया, बस सुनिए।
तो कम से कम उस बच्चे के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि पापा को पता है, उसी दौरान आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज हो सकता है टीचर क्लास में मोबाइल चला रहे थे, नहीं क्लास लिए। आज हो सकता है आपको ये भी पता चल जाए कि जो है आज वो टीचर एब्सेंट थे, क्लास खाली था। तो कम से कम आप ये संदेश उस अभिभावक, स्कूल के डायरेक्टर फाउंडर को, जो उसके जिम्मेदार हों, उसको दे सकेंगे और वो विद्यालय अपने आप को और सुधारने का काम करेगा। इसका लाभ सिर्फ आपके बच्चों को नहीं, बल्कि उस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों, अन्य बच्चों को भी लाभ होगा। आपको बता दें, वर्तमान में हमारा उद्देश्य है तकनीकी को आगे ले जाने का, यानी शिक्षा में तकनीक का ज़्यादा, जी, तकनीक का प्रयोग ज़्यादा हो। इसीलिए आपको बता दूं मैं कि आज के समय में हमारे विद्यालय में हर क्लास में आपको स्मार्ट क्लास मिलेगा। अच्छा। हर क्लास में स्मार्ट टीवी मिलेगा, वो भी फ्री, बच्चों से उसकी फीस नहीं ली जाती। चलिए हमको दिखाइए। हाँ, अभी हम चल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। हर क्लास में स्मार्ट टीवी मिलेगी, हर टीचर के पास टैब है। टैब का अभी एक नमूना आपको हम दिखा देते हैं। हर टीचर के पास टैब है। सबसे बड़ी बात, खास बात, आप ये जान के ताजुब मानेंगे कि जो टीचर दिन में क्लास पढ़ाता है वो क्लास में ही रह जाता है, बच्चों तक रह जाता है, पेरेंट्स तक नहीं जाता कि आज इस टीचर ने हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया। लेकिन हम पढ़े उस वीडियो को पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स ऐप हमने दिया है पेरेंट्स को, उसको मैं रिलीज कर देता हूं। पेरेंट्स मेरा देखे कि दिन भर हमारा बच्चा आपके स्कूल में क्या करके आया है। और सबसे बड़ी बात आपको जानना, ये शिक्षा मेरे तरफ से निःशुल्क है। इसकी 1 रुपया फीस मेरे तरफ से नहीं ली जाती है, इसको मुफ्त देता हूं। साथ साथ हमने इस साल से नया एक और सिस्टम आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एक और मैंने मेजा के बच्चों के लिए मैंने एक चीज़ लागू किया है कि मेरे यहाँ जो है 20 जनवरी से एक फार्म मिलेगा। जो भी अभिभावक, हर अभिभावक जो भी उसको फार्म को लेना चाहेंगे, उस फार्म के अकॉर्डिंग फरवरी लास्ट में एक टेस्ट होगा। अच्छा। तो 10% से 90% तक का उसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। अगर बच्चा 90% नंबर ला लेता है उस टेस्ट में हमारे, तो उसकी फीस, अनुमान मान लीजिए अगर उसकी फीस 100 रुपया है एक उदाहरण के तौर पे, तो अगर वो 90% बच्चा उस स्कॉलरशिप में नंबर ला लिया, तो समझिए वो बच्चा 10 रुपये महीने में पढ़ेगा। 10% केवल, यानी 10% उसकी फीस लगेगी, 90% उसकी फीस माफ हो जाएगी। यानी मेधावी छात्र बिना पढ़े न रह जाए, पढ़ के ही आगे जाएं, मेजा का कहीं ना कहीं नाम रोशन करें। और वैसे भी आप जानते हैं मेजा क्षेत्र हमेशा से, चाहे IAS की बात हो मेजा ने दिया, चाहे प्रधानमंत्री राजनीति की बात हो प्रधानमंत्री मेजा ने दिया, बहुत आगे निकला है। मेजा की कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। ये सोच से हमारा उद्देश्य रहा है कि इसमें ये चीज़ें आगे बढ़ें और अभिभावकों को उसका लाभ हो, मेधावी छात्र जो है उसमें आगे बढ़े और इसका क्षेत्र को लाभ हो। ये मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। जो भी इसका लाभ लेना चाहे, 90% तक मेजा पब्लिक स्कूल स्कॉलरशिप देगा। अगर बच्चे क्लास में 40 हैं और 40 बच्चे 90% स्कॉलरशिप लाते हैं, तो 40 बच्चों को 90% स्कॉलरशिप मेजा पब्लिक स्कूल देगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इसका लाभ, उद्देश्य मेजा के नाम से है, उद्देश्य सिर्फ यही है। आपका नाम सोचना ही वो आपकी बड़ी सोच को दर्शाता है। और मेरी शायद आपसे पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात में मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। और मैं जो बातें आपने कही है मैं वो एनालाइज करूँगा, क्योंकि मैं खुद शिक्षक रहा हूँ 10 वर्षों तक, और मैंने ये अभाव खुद देखा है कि बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जितना उनसे स्कूलों में फीस ली जा रही है। और मेरे मन में ये पीड़ा भी है कि बच्चे और गार्जियन बिल्कुल ही इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो राजनीति के, स्कूलों के राजनीति के कुचक्र में पड़ जाते हैं। और आपने बहुत सारे पहल ऐसी बताई या कि 10% फीस पर 90% आप क्या करेंगे, छूट करेंगे, तो वो अच्छी पहल है। अगर आपसे मैं न मिलता सर आज, तो एक अच्छे व्यक्ति का इंटरव्यू मैं न कर पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। सर एक बात और आपके बीच में टोक दे रहा हूँ आपको, धन्यवाद देने के पहले, चूँकि हमने 90% का, आपने नहीं जानने का प्रयास किया कि हमने 90% का स्कॉलरशिप के पीछे उद्देश्य क्या है। हाँ, क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि 90% के तहत हमको मेधावी छात्र मिलेगा। अच्छा। और वो मेजा का होगा। हाँ। और एक उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, हमको सारी बातें अच्छी लगती, उसमें एक बहुत प्रमुख है, वो वोकल फॉर लोकल। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आज मेजा के बच्चे को हम मेधावी के रूप में यहाँ छांटेंगे,
तो हम अपने आप को इंटरनेशनल नहीं सिद्ध करते। बिल्कुल सही। इंटरनेशनल खड़ा कर लेना ये कठिन, ये बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन लोकल से होकर अपने आप को इंटरनेशनल में सिद्ध करना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए उद्देश्य हमारा यही है कि वोकल फॉर लोकल, हमारे मेजा के बच्चे वोकल फॉर लोकल के रूप में तैयार हों, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के प्रति मैं अपने कार्य कर रहा हूँ और भविष्य में आप सबका सहयोग से इसको आगे करता रहूँगा। इस बात को मैं एक आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत अपने गांव से की। लोग हंस रहे थे। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हंस रहे थे कि प्रदीप अपने गांव का प्रचार कर रहा है। तो उनको ये बात नहीं पता है कि गांव ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया। तो जरूरी है कि मेरा गांव, मेरा मेजा हमेशा विकास की ओर निरंतर आगे बढ़े। मेजा का नाम पूरे देश नहीं पूरे विश्व में पहुंचे, ये मेरी कामना है। जरूरी नहीं है लोग बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखा रहे हैं, वो जरूरी नहीं होता है। आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी जो क्षमता है, आपकी जो पोटेंशियल है, उसको जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे वो जरूरी होता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम।